47 उनके रिश्ते की शुरुआत। अनन्या डिनर करते हुए कुछ परेशान सी लग रही थी और बार बार सिर घुमाकर अपने चारों तरफ देख रही थी। रघुवीर काफी समय से उसके सामने वाली चेयर पर बैठा था और उसके हर एक रिएक्शन को नोटिस कर रहा था। उसे परेशान देख उसने पूछा, अनन्या क्या हुआ, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, क्या कुछ हुआ है? यह कहने के साथ रघुवीर ने उस डायरेक्शन में देखा जहां अनन्या देख रही थी। वहीं उसकी आवाज सुनकर अनन्या ने एकदम से उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, यहाँ कोई तो है जो छुप छुप कर मुझे देखता रहता है। रघुवीर कुछ सेकंड के लिए सीरियस हो गया, फिर अचानक से हंसते हुए बोला, व्हाट, ऐसा कैसे हो सकता है? अनन्या ने सीरियस होकर कहा, मैं सच कह रही हूँ, मुझे हर वक्त ऐसा लगता है जैसे मुझ पर कोई नजर रख रहा है। तो रघुवीर ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। भला यहाँ ऐसा कौन है जिसके अंदर तुम्हें घुरने की हिम्मत हो गई? अनन्या ने कुछ एक आधी बार रघुवीर को और समझाने की कोशिश की, पर रघुवीर था जो उसकी बात पर भरोसा करने को तैयार ही नहीं था। यह देखते हुए अनन्या ने इस बारे में बात करना ही बंद कर दिया। डिनर खत्म करके अनन्या अपने रूम में जा रही थी। एक बार फिर उसे किसी की तपती नजर खुद पर महसूस हुई। उसने आसपास देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अपने सिर पर मारते हुए वो खुद में बड़बड़ाई, अनन्या तू इतना ज्यादा डर कर अरशद की बात को सच साबित कर रही है। कुछ भी हो, तू इस तरह डर नहीं सकती। बी ब्रेव, भूल मत, तू कोई आम लड़की नहीं है, तू अरशद की अनन्या है, जिसके सामने बोलने से पहले ही लोगों की बोलती बंद हो जाती है, और तू बेवजह डर कर अरशद का मजाक उड़ा रही है। यह कहते हुए उसने अपने हिम्मत बढ़ाई और अपने कमरे में लौट गई। उसके जाते ही एक बार फिर एक काली परछाई कॉरिडोर से बाहर आई और धीरे धीरे उसके कदम अनन्या के रूम की तरफ बढ़ने लगे। अनन्या थकी हुई थी और जल्दी ही सो गई। उसकी नींद कुंभकर्ण की नींद की तरह ही थी। एक बार वो सो जाए तो उसे जगाना लगभग नामुमकिन सा था। धीरे धीरे उसके रूम का डोर ऊपर हुआ और वो काली परछाई अनन्या की तरफ बढ़ने लगी। कुछ ही मिनट में अनन्या के बेड के सिरहाने 3 लोग खड़े थे, जिनके चेहरे काले कपड़े से ढके हुए थे। अनन्या को देखते हुए एक ने कहा, मैंने सुना है कल अरशद सिंघानिया वापस आ रहा है। तो दूसरे ने कहा, अगर ऐसा है तो हमें आज ही अपने काम को अंजाम देना होगा। यह कहने के साथ तीनों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया और अपने पॉकेट से एक रुमाल निकालकर उस पर बेहोशी की दवा डालने लगा। इससे पहले वो अनन्या को बेहोश कर पाते, दरवाजा अचानक से खुला और अरशद के बॉडीगार्ड ने तीनों के ऊपर बंदूकें तान दी। अरशद चलकर कमरे में आया। उसका चेहरा डेविल की तरह खतरनाक लग रहा था। उसकी लाल आंखें, जो कई रातों से सोई नहीं थी, इस वक्त गिद्ध की आंखों की तरह अपने शिकार को खत्म करने के लिए तैयार थी। उसे ही देखते ही तीनों बेहरूपियों के होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया, अरशद इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? क्या उसे उनके बारे में पहले ही पता चल गया था? तीनों ने सोचा और एकटक अरशद को देखते रहे। अरशद ने सोती हुई अनन्या को देखा और कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखें शांत हो गई। इससे पहले वो अपना आपा खोता उसके पीछे आए रघुवीर ने बॉडीगार्ड को पहले ही बाहर जाने का इशारा कर दिया। अब कमरे में सिर्फ अरशद और अनन्या थे। बेड के सामने खड़े होकर अरशद तब तक अनन्या को देखता रहा जब तक उसने करवट नहीं बदल ली। अरशद ने अपना कोट उतारा और उसके पास चला गया और उसे एकदम से अपनी बाहों में उठा लिया। अनजाने में अनन्या ने उसके शर्ट के कॉलर को पकड़ लिया। अरशद का कठोर चेहरा एकदम से पिघल गया। अरशद अनन्या को अपने रूम में ले आया था। उसे बेड पर लिटाने के बाद अरशद वहां से जाना चाहता था, मगर अनन्या उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। अनजाने में ही सही, वो अरशद से लिपट गई थी और उसे देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वो उसे छोड़ने के मूड में हो। अरशद ने उसे फोर्स नहीं किया और खुद भी उसके साथ लगते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। इस बीच उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो शांत रहा, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। अंत में अनन्या के फोरहेड पर किस करते हुए उसने आंखें बंद कर ली। विला के बेसमेंट में तीनों आदमियों के चेहरे से काला कपड़ा हटा दिया गया था। उन सब के मुंह से खून निकल रहा था, साथ ही उनके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। उन्हें देखते हुए यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि कुछ देर पहले वहां क्या हुआ होगा। उन्हें देखते हुए डेनियल ने पूछा, अगर तुम्हें इनके बारे में पहले ही पता चल गया था तो तुमने एक्शन क्यों नहीं लिया? तो रघुवीर ने कहा, असल में शुरू में
मैं यही करने वाला था, मगर जैसे ही मुझे पता चला ये अकेला नहीं है तो मैं रुक गया और इस बारे में बॉस को बताना सही समझा। डैनियल ने एयर हिलाया और आगे कहा, मुझे लगता है यह दोनों इतनी आसानी से अपने बारे में नहीं बताने वाले। इस पर रघुवीर ने डैनियल को देखा और उनके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान ने जगह बना ली। रघुवीर ने बॉडीगार्ड से कहा, इन तीनों के मुंह बांध दो और इनके कपड़े निकाल कर इन्हें बांध दो। बॉडीगार्ड ने ऐसा ही किया। तीनों आदमियों के कपड़े निकालकर इन्हें बांध दिया गया और उनके ऊपर खोलते हुए पानी से भरी बाल्टी टांग दी गई। बाल्टी में एक छेद था और बाल्टी हिल रही थी। हर सेकंड के साथ खोलते पानी की एक एक बूंद उन तीनों के शरीर पर गिर रही थी और उस जगह छाले से जख्मी करने लगी। वो तीनों दर्द से चिल्लाना चाहते थे पर वो ऐसा करने में नाकामयाब रहे। अगली सुबह जब अनन्या की नींद खुली, खुद को किसी की बाहों में पाकर वो डर गई कि तभी अरशद ने उसे खुद से चिपकाते हुए कहा, डरो मत, सो जाओ। उसकी आवाज कानों में पड़ते ही अनन्या हैरान हो गई। उसने पूछा, तुम वापस कब आए? यह पूछते हुए अनन्या को रियलाइज हुआ वो अपने रूम में नहीं थी। अरशद ने कहा, अन्या, हिलना बंद करो। लेकिन अनन्या ने कुछ बोलना चाहा कि तभी अरशद ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। उसने आंखें खोला और अपनी बाहों में लेटी लड़की को देखा जो इस वक्त उसे आंखें बड़ी करके उसे ही देख रही थी। दोनों की आंखें मिली। अरशद की आंखों को देखते हुए अनन्या बता सकती थी कि वो पिछली कई रातों से सोया नहीं था। उसकी आंखों के नीचे बने काले गड्ढों को देखते हुए अनन्या का रोम रोम पिघलने को तैयार था। तुम कितने दिनों से सोए नहीं हो? वो खुद को यह पूछने से रोक नहीं पाई। अरशद ने यह सुना और उसे घूर कर देखा। वो इस दुनिया की एकलौती ऐसी इंसान थी जो ऐसे वक्त में भी उससे सवाल पूछने की हिम्मत कर सकती थी। उसने कहा, सो जाओ। अनन्या ने यह सुना और उसके गाल लाल हो गए। क्या वो उसे अपने साथ सोने को बोल रहा था? यह ख्याल आते ही अनन्या खुद को शर्माने से रोक नहीं पाई। अरशद ने उसके लाल गालों को देखा और खुद को उसे चूमने से रोक नहीं पाया। वो झुका और उसके गालों पर किस करते हुए उसके होठों तक पहुंच गया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। इन 16 सालों में पहली बार वो इस लड़की से इतने दिनों के लिए दूर था। उसे फर्क नहीं पड़ता था इस वक्त अनन्या उसके बारे में क्या सोच रही होगी। वो उसकी थी, सिर्फ उसकी, चाहे वो ऐसा चाहे या ना चाहे, और यह 16 साल पहले ही डिसाइड हो गया था। अरशद ने उसे तब तक किस किया जब तक उसे सुकून नहीं मिला। फिर उसके सिर को अपने सीने पर टिकाते हुए कहा, सो जाओ। अनन्या जो पहले ही शर्म से पानी पानी हो गई थी, अपने चेहरे को उसके सीने में छुपाते हुए बोली, उसे अपने करीब पाकर अरशद के दिल को सुकून मिला। उसे जैसे ही रघुवीर से विला में बहुरूपियों के आने की खबर मिली थी, वो उसी वक्त से अनन्या को अपने पास ले आना चाहता था। उन्हें भनक न हो इसलिए उसने अनन्या को विला में ही रहने दिया। यह फैसला लेते वक्त वो कितना बेचैन था, शायद ही कोई इस बात का अंदाजा लगा सकता था। कुछ वक्त बीत जाने के बाद अनन्या ने धीरे से अपना सिर ऊपर किया और उठकर अरशद को देखा और खुद को उसके चेहरे को छूने से रोक नहीं पाई। वो सोच रही थी, क्या यह उनके रिश्ते की शुरुआत थी? तो क्या सच में अरशद उसे अपनी वाइफ मानता था? हाँ, वो उसकी वाइफ थी, अरशद की वाइफ। उन्होंने शादी की थी, फिर उसे अपनी वाइफ ना मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वही बेवकूफ़ थी जो अभी भी इस सच पर यकीन करने से डर रही थी। एकदम से उसके माइंड में कुछ नोटी ख्याल आए और उसे के गले से लेकर उसके कानों तक लालिमा ने जगह बना ली। शर्माते हुए उसने अपना चेहरा फिर से अरशद के सीने में घुसा दिया।